द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं उसका ये अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आए हैं। इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और अब हमेशा की तरह आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहेंगे। उससे पहले कि वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें और फटाफट, जिससे कि अन्य साथी भी आपके जुड़ सकें। तो चलिए फटाफट ये काम कर दीजिए और हम लोग पहले शुरू करते हैं। हिंदी का पोर्शन है। पहला और दूसरा प्रश्न ये पद्यांश से लिया गया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना है आपको। क्या करेंगे मेघ प्रलय, ये क्या विद्युत घन के नर्तन। तो यहाँ से पढ़ना है और नीचे तक पढ़ते जाना है। बिल्कुल उम्मीद है आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये भी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे, उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग को भी आंसर करते रहना है, जिससे कि आप लोग अभी जो है कंठस्थ होते चले। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें काव्यांश में कवि के लिए सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, किस प्रकार से हुआ है? प्रथम पुरुष के रूप में, मध्यम पुरुष के रूप में, अन्य पुरुष के रूप में या फिर उत्तम पुरुष के रूप में। तो फटाफट आंसर बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो काव्यांश का कवि है उसके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो उत्तम पुरुष के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें सूलों के बदले फूलों का किया न मैंने मित्र चयन। तो ये इस पंक्ति में जो काव्य दोष परिलक्षित होता है वो कौन सा है? आक्रमकत्व है या फिर दुष्कर्मत्व है, आधिपदत्व है या फिर अप्रतीत्व। तो चलिए बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन के आंसर आपके पहला ही यहाँ पे सही होगा, आक्रमकत्व यहाँ पे जो होगा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही ऑप्शन, नहीं पहला ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर ही ऑप्शन चारों है। इसमें लिखा गया है विस्मयादि बोधक वाक्य का चयन करना है। तो चलिए बताइए, बहुत अच्छे। यहाँ पे अगर बात करते हैं विस्मयादि बोधक का, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो है कितना रमणीय दृश्य है, कितना रमणीय दृश्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य ये होगा। इसमें क्या होता है? दुख, सुख, आश्चर्य, हर्ष, विस्मय आदि सभी का बोध होता है, वही आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। ठीक, तो यहाँ रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया होगा। तो सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। और इसमें है वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा वाक्य है जिसमें सही विराम चिन्ह का यूज किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। क्लियर? चलिए और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसका आंसर देना है। यहाँ पे देखिए, देना जो शब्द है ये क्रिया की भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा? यानी देना की क्रिया की भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा बनेगा? दिलाना बन जाएगा, दिलाया बन जाएगा, देन बनेगा या फिर दिया बनेगा? पांचवें का ऑप्शन बताना है आप लोग को। चलिए बताइए फटाफट। तो ये बन जाएगा देन, देन से देना बना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चीन शब्द में, एक मिनट, चीन शब्द से जो विशेषण बनेगा वो कौन सा बनेगा? चीनी बनेगा, चीना बनेगा, चीन वाला बनेगा या फिर चिनार बनेगा? चलिए आंसर बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है, चीन शब्द से जो विशेषण बनेगा चीनी बनेगा, चीन से चीनी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका। इसमें लिखा गया है कि प्रयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य हो जाएगा? रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो चलिए बताइए आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यही संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसमें तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इसमें है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो।
यहाँ पे इस वाक्य लिखा गया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इसमें किस प्रकार का ये वाक्य है ये बताना है। निश्चय है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है या फिर निजवाचक है। यहाँ पे ये संबंध की बात किया रहा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है जिसको मैंने बुलाया था वही आया था, यानी कि एक दूसरे का ये संबंध दर्शा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल संबंधवाचक सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला यहाँ पे आपको महाप्राण वर्ण कौन से हैं इसमें ये ढूंढना है। तो ये पंचमा अक्षर के जो दूसरे और चौथे कालम के जो वर्ण होते हैं रोके, वो आपके महाप्राण कहलाते हैं। जैसे का के बाद खा आता है, खा, उसके बाद ये दूसरा अक्षर होगा और गा के बाद घा आता है। ये सभी लाइन जो नीचे सभी के हैं, का वाली लाइन से लेकर के पा वाली लाइन तक, ये सभी क्या होते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो देखिए कहाँ पे है, ये किस वाले में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो 9 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यहाँ मैंने लिख भी दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साधु शब्द का बहुवचन रूप बताना है। साधु का बहुवचन रूप कौन सा होगा? चलिए आंसर बताइए फटाफट। तो यहाँ पे साधु हो जाएगा, साधु हो जाएगा। ठीक है, साधु का बहुवचन सेम होता है, कुछ अलग इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि अपने आप में बहुवचन, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? बहुवचन है ही। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ चलते हैं। खीर का तत्सम शब्द कौन सा है? क्षीर है, ओदन है, छार है, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला खीर का क्षीर हो जाएगा। देखिए जब आप लोग तत्सम से तद्भव बनाएंगे तो छा को खा कर देते हैं, या तत्सम से तद्भव बनाते हैं तो खा को छा कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आप लोग जो है हमारे हिंदी के मैम के द्वारा इसको डिटेल में पढ़ाया गया है, समझाया गया है। आप लोग वहाँ से जुड़कर पढ़ सकते हैं और इसको अब जो है डिटेल में हिंदी सब टॉपिक वाइज आपका डिटेल में चलेगा, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग वहाँ से भी कंठस्थ कर सकते हैं, तो इसके लिए दिक्कत मत लीजिएगा। परीक्षा के पहले आप लोग को इतना कंठस्थ कर दिया जाएगा कि 125-30 नंबर आराम से बन सकेंगे। और लेकिन आप लोग को इसके लिए परमानेंट आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और सभी प्रैक्टिस सेट हमारे साथ बराबर करना होगा। और इसके लिए सबसे पहला काम जो करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फटाफट ये जो भी नए अभ्यर्थी साथ हमारे दोस्त हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलता रहे। इसके लिए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। तो चलिए क्वेश्चन अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रति उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है। सम होता है, विरुद्ध होता है, आगे होता है या फिर अच्छा होता है। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन आने लगा तो विरुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रति मतलब एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, ठीक, तो विरुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? 13 कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे सभी उदाहरण की बात करते हैं। तो पत्र लिखा जाता है, इसमें कर्मवाच्य है। पत्र लिखा जाता है कौन सा वाच्य है? तो इसमें आपका कर्मवाच्य है। और वहीं पे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पुस्तक, राम क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़। देखिए क्या और क्यों कह के जब आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहाँ पे आपका कृतवाच्य बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कृतवाच्य है। और उसी के साथ साथ अगला जो है सीता पुस्तक पढ़ती है, ये भी आपका कृतवाच्य हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ पे भाववाच्य का ये उदाहरण होगा। क्लियर? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, वहाँ पर कौन सा समास होता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को। तो ये सबसे अच्छा और सटीक आंसर है। बात करते हैं अप्रधान ना होने का मतलब कि दोनों शब्दों का कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई तीसरा अलग अर्थ बन जाता है उसका।
तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा है वो है आपका बहुब्रीहि समास। क्या? बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा पनघट उषा नगरी। तो यहाँ पे अंबर पनघट में डुबो रही तारा, अच्छा पनघट नहीं है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। तो यहाँ पे बात किया गया है कि आकाश जो है पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो, अर्थात जैसे आकाश में रात्र में तारे हो जाते हैं और सुबह सूर्य के प्रकाश के तारे आगे जो है तारे नज़र नहीं आते, मतलब छिप जाते हैं, दिखते नहीं हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे उदाहरण इसका है और ये रूपक अलंकार का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसको युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहेंगे? युधिष्ठिर। ये था। चलते हैं और बात करते हैं युधिष्ठिर। अगर बात करते हैं कौन से समास के अंतर्गत आएगा, तो आप लोग क्लियर बताइए कि ये कौन से समास के अंतर्गत युधिष्ठिर आएगा। इसको कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए, युधिष्ठिर कौन सा समास होगा? अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्न शब्दों के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों का सही विलोम शब्द छांटना है। आहूत का क्या हो जाएगा? तो आहूत का अनाहूत हो जाएगा। क्या होगा? अनाहूत। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ पे ये तो सभी को मालूम है, बचपन में जो है अच्छी तरह से पढ़े होंगे आप लोग, छोटी क्लासों में जब एकेडमिक में पढ़ रहे थे, तो ये रस किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे वीरता की बात किया गया। किस चीज़ की? वीरता की। तो देखिए यहाँ से झलक भी रहा है कि बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, यानी कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे वीरता की बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो पहला, वीर रस का ये उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। वह आता, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा। वह आता दो टोक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो यहाँ पे ये पंक्ति जो लिखी गई है किस कविता के से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है? चलिए बताते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। बहुत अच्छे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? सुदामा चरित्र के लेखक ऑप्शन नंबर बी नरोत्तम दास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये सब अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस सेट रोजाना सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा सॉल्व कर रहे हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट, तो ये सभी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं करा रहा हूँ, मुझको मालूम है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ये पोएट्री लिखी गई है। इस पोएट्री को आप लोग आराम से पढ़ेंगे। देखिए 3 लाइन की पोएट्री है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। और नीचे 21 नंबर का क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। और इसमें आपको सिनोनिम बताना है एंटीक्यू का। एंटीक्यू का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चलिए 21 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एंशिएंट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुइटेबल कंजक्शन को फिल करना है इस सेंटेंस में। यही सेंटेंस है आपका, दिस इज द सेम बुक। उसके बाद क्या भरा जाएगा? वाज मिसिंग। तो यहाँ पे ये कंजक्शन को चूज करना है। ऑप्शन नंबर बी दैट वाज मिसिंग। दिस इज द सेम बुक दैट वाज मिसिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं साथ में। 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं। ये सेंटेंस जो लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ध्यान से, ये सभी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में आप लोग को इन द सेंटेंस ऑल ऑफ ऑफिसर्स शुड रेस्पेक्ट वन अनदर। वन अनदर क्या है? इसमें नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर प्रोनाउन है? तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये ऑफिसर के
अलावा जो अन्य सभी हैं उनके विषय में बात किया गया है। ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें फटाफट आंसर बताइए कौन सा आर्टिकल इसमें फेल किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो भरा जाएगा आई बॉट ए ऑर्स, उसके बाद एन ऑक्स एंड ए बफेलो। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये आपका पैसेज लिखा गया है जिसको कंप्रीहेंशन कहते हैं। इस पैसेज को आराम से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और नीचे भी आपको दिख ही रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ भी उम्मीद है पढ़ेंगे अच्छे से और उसके बाद आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पे पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर बताना है और 26 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। इसमें खाली जगह पे आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी फिल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आयन भरा जाएगा, आयन और हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है डिवाइड द केक किनके बीच, द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एमोंग भरा जाएगा, डिवाइड द केक एमोंग द चिल्ड्रेन। क्लियर। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे ये 29 और 30 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपको पश्चिम वॉइस में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पश्चिम वॉइस, यानी पश्चिम वॉइस में बदलना है। लिखा है व्हाट अम्यूज्ड यू, ये सेंटेंस लिखा है, इसको पश्चिम वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा प्रीफिक्स सबसे सुटेबल होगा जो इन तीनों शब्दों में हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ए भरा जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ संस्कृत के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमेशा की तरह के हम लोग ऑप्शन बताएंगे, आप लोग मिलान करते चलिएगा जो भी आंसर होगा हमारे साथ। ठीक है, तो यहाँ के घात का विलोम शब्द प्रतिघात होगा, कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है, देखिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर भी 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे धन की कितनी गतियाँ हैं, तो 3 गतियाँ हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट 33 नंबर का ऑप्शन नंबर भी इसका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 34 नंबर की बात करते हैं। तो 34 नंबर में यहाँ पे सभी स्वरों की जो अभ्यंतर प्रयत्न होती है वो विवृत होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लेखः पद में कौन सा प्रत्यय है, 35 नंबर में भी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे घ बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 36 नंबर की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल तृतीय जो है विभक्ति का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है 37 नंबर पे, तो इसमें भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ 37 के बाद 38 की बात करते हैं। तो 38 नंबर में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कर्मधारय समास का ये उदाहरण है महादेव। अगला प्रश्न है आज जन्म में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें जो देखिए संस्कृत की बात कर रहे हैं, अन्यथा अगर हिंदी की बात होता तो आ उपसर्ग तो लगा है, लेकिन संस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगा है, आन उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और ये सेंटेंस ये लिखा गया है, यहाँ से इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। नीचे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यहाँ पे है, भारतीय संस्कृति है नारी कस्मिन् रूपेण पूजिता, आप ये पूजता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 40 का जो सही होगा वो डी देवी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साइंस का क्वेश्चन आ गया है। चलिए फटाफट इसको थोड़ा डिटेल के साथ हम लोग जानकारी करेंगे और एक दूसरे से कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर लिखते रहिएगा। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छा है आपका। और बताना है कि आप लोग को कितने प्रकार के दांत मनुष्य में होते हैं, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार। तो बात करते हैं मनुष्यों के दांतों की। तो दांत यहाँ पे मनुष्यों के 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले दांत करते हैं जिसकी बात, जो सबसे सामने दांत होता है, सामने से ही गिनती करते हैं, तो उसको छेदक या कृंतक दांत कहा जाता है। क्या, छेदक या कृंत दांत कहा जाता है, कृंतक कह सकते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं और इनके कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं हम।
जो कृंत दांत होते हैं, यहाँ कृंत दांतों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। साथ साथ भेदक या रदनक होते हैं, रदनक, इनकी दांतों की संख्या जो होती है वो जो होती है 1 होती है। यानी कि ये एक ही साइज के लिख रहे हैं, या ऊपर का मान लीजिएगा या नीचे का मान लीजिएगा, इसका आप लोग जोड़ा बना लीजिएगा। क्लियर। और उसके बाद फिर अग्र चवर्णक आता है। क्या आता है? अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक की संख्या जो होती है 2 होती है। वहीं पे चवर्णक की बात करते हैं, चवर्णक की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 3 होती है। क्लियर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे टोटल दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। तो यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया। और इसके सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र भी होता है, ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। 1/2/2c, ध्यान दीजिएगा 1/2, एक मिनट यहाँ से नहीं लिखना शुरू करेंगे, थोड़ा यहाँ लिख दें तब सही रहेगा। 1/2/2c, उसके बाद 1/1 pm, उसके बाद 2/2 m, फिर 3/3। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस फार्मूले से भी आप लोग दांतों की काउंटिंग को कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर के दांतों की बात करते हैं, यानी कि ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 1, ऊपर 2 नीचे 2, और ऊपर 3 नीचे 3। ठीक, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छे। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं। अच्छा, ये जो है 1 नहीं है, ये आई है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इसके फार्मूले में आई होता है। और इसी के साथ साथ जो है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ पे लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो पहला बिल्कुल सही होगा। किन्हीं भी दो वस्तुओं की जो जोड़ी होती है वहीं पे गुरुत्वाकर्षण लागू होता है। ऑप्शन नंबर भी पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, इस पे आपको खाली स्थान पहला है यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे डिप्रेशेंट भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? डिप्रेशेंट भर दिया जाएगा। डिप्रेशेंट एक दवा या पदार्थ कह सकते हैं जिससे आपको आराम महसूस होता है और वह आपके शरीर के कार्य और प्रतिक्रिया को धीमी करती है। ऑप्शन नंबर डी सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब एटीपी की कमी होती है तब मांसपेशियां थक जाती हैं। क्या हो जाती हैं? थक जाती हैं। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही जो है शरीर को ऊर्जा देती है। कौन ऊर्जा देती है? शरीर को ऊर्जा कौन देती है? एटीपी। क्लियर। चलिए, एटीपी का मैंने पूरा नाम भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अमोनिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया नाइट्रेट का जो रासायनिक नाम है NH4NO3। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, जो प्रेरक कुंडली का आविष्कार किसने किया था? प्रेरक कुंडली का आविष्कार निकोलस कॉलन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग जो है प्रेरक कुंडली को इंडक्शन कॉइल भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो पहला भरा जाएगा। बारबिट्यूरेट एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीज को शांत करने के लिए या सोने के लिए देते हैं। क्लियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, कौन सा वह अंग है? कीजिए, वह अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडार करता है। यानी कि वसा का घुलनशील जो होता है वो किस में भंडारित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी यकृत बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और 49 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो ये फेरिक ऑक्साइड है यानी Fe है, इसमें न्यूक्लियस के 26 प्रोटॉन होते हैं, और वहीं पर Fe2+ आयन जो होता है, इसमें आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तब जब प्रोटॉनों की संख्या ये है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वो भी 26 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बट न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, तो जानते ही हैं सभी लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे अगले स्टेप की बात करते हैं। तो 2+ आयन लगा हुआ है तो 2 इसमें से घटा देंगे। एक मिनट गलत हो रहा है, सी ऑप्शन नहीं सही होगा।
तो यहाँ पे ये संख्या बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 26 - 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 24 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा। क्लियर, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा गया है कि किसका गलनांक सबसे कम है। यहाँ पे किसका गलनांक चारों ऑप्शन में, जैसे टाइटेनियम है, गंधक है, आर्गन है, जिंक है, इन चारों ऑप्शन में किसका गलनांक सबसे कम होता है ये बताना है। तो यहाँ पे आर्गन का गलनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और बात करते हैं इसके गलनांक की, तो इसका गलनांक कितना होता है ये आप लोग को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे इसका गलनांक चलिए बता देते हैं, 189.4 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, सबसे कम होता है। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ मैथ का पोर्शन है, मैथ की पोर्शन को हम स्किप करेंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ये तो सर के द्वारा जो है पढ़ाया ही जा रहा है, वहाँ से आप लोग जा करके डिटेल में पढ़िए। अन्यथा हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करके फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद इसके PDF को वहाँ से लोड करके खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो भी समझ में आए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला पोर्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका जो है, महाबलीपुरम में जो स्मारकों के समूह हैं उसको किसने बनवाया था। चोल राजाओं ने बनवाया था, पल्लव राजाओं ने बनवाया था, चेरा राजाओं ने बनवाया था, फिर चालुक्य राजाओं के द्वारा ये बनवाया गया है। 71 का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ये जो है तमिलनाडु में स्थित है, और ये 7वीं 8वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था, और ये जो है आपका पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज अनुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक होगा। ऑप्शन है, जो भी चारों आप लोग पढ़िए, इसको बताइए आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। ये बच्चों की जो वैज्ञानिक दृष्टि की सोच है, इसमें कुछ सब्जियां फल हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जब बढ़ते हैं, तो इसमें भी पूछा गया है कि एक न्यूनतम वेतन जो है वो क्या होता है। ऑप्शन को पढ़िए। तो न्यूनतम वेतन जो होता है वो निम्नतम कीमत है जिसके नीचे श्रमिक अपने श्रम को नहीं बेच सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा। जैसे मजदूरी जो है 500, मान लीजिए जो है मजदूरी 500 रुपये या 600 रुपये जो भी चल रहा है, तो उससे अगर कहेंगे कि 500 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600 नहीं देंगे, तुमको 100 रुपया देंगे, तो वो काम नहीं करेगा। यही क्या होता है, न्यूनतम वेतन होता है। क्लियर, चलिए उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को किस नाम से बुलाया गया था। तो इसको MOM के नाम से बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, MOM, जिसको मॉम कह सकते हैं, जिसको हम लोग पूरा डिटेल में अगर जानकारी करते हैं तो इसको मार्स ऑर्बिटल मिशन कहा गया था। ठीक, चलिए क्योंकि मंगल को मार्स कहा भी जाता है, इसलिए मंगलयान, और इसको मंगलयान भी कहा गया। और इसके प्रक्षेपण की बात करते हैं तो ये इसरो के द्वारा 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस से इसको छोड़ा गया था। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसमें एक मंदी के दौरान क्या हो सकता है। तो मंदी के दौरान वहाँ क्षमता से कम उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी है, CL3, F, ये सभी गैसें जो है वो आपके ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इसी को हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन की भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लियर, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। सी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे शब्दों की बात कर दिया गया है।
जो अपने भारत का संविधान लिखा हुआ है उसमें लगभग कितने शब्द जो हैं या कितने शब्द उसमें हैं ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आप लोग कभी नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए आज। ये 80,000 शब्दों से बना हुआ अपना भारतीय संविधान है। इसको देहरादून से प्रकाशित किया गया था और इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसके निर्माण करने वाली संविधान सभा की मुहर जो लगी है हाथी था। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में जो श्रमिकों की भागीदारी है वो किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो ये जो सम्मिलित है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो ये कहाँ पे बनवाया गया है ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 1724 में इसका निर्माण करवाया गया था महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। ये दिल्ली के जंतर मंतर में स्थित है। क्लियर, बहुत अच्छे। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो शिक्षण कौशल से आता है। इसमें भी हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे इतना बात कर चुके हैं कि अपने आप ये सभी क्वेश्चन को आंसर जब देखते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन में है इसमें एक समावेशी विद्यालय जो होता है उसके अतिरिक्त किन प्रश्नों पर मनन करना चाहिए? तो चलिए बताइए आंसर फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त की बात किया गया है यहाँ पे। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो पढ़ेंगे समझ में आएगा। इसमें बी ऑप्शन पढ़िए। तो इसमें लिखा है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? तो ये इसके अतिरिक्त हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, विशेष बालक की बात किया गया है और विशेष देखभाल के लिए कहा गया है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें शिक्षण की जो अनुमानी विधि है उसके बाद फिर स्पेस है के द्वारा 45 विकसित की गई है। तो क्या विकसित की गई है ये बतानी है। तो यहाँ पे ये आर्म एंगस्ट्रांग के द्वारा 45 यानी 45 विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आर्म एंगस्ट्रांग बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 की जो संततियाँ हैं उसके अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 83 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। तो 25 से 40% जो है उत्तरात्मक प्रश्नों की सहभागिता इसमें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें देखिए समावेशन की बात किया गया है। सफल समावेशन सबसे आवश्यकता होती है, सभी को छोड़कर बात एक इसमें नहीं है, सिवाय पूछ लिया गया है। सिवाय का तात्पर्य है कि वो शब्द नेगेटिव होना चाहिए। तो चलिए बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पृथक्करण सबसे अलग है, यानी कि इसमें समावेशन का तात्पर्य है, पृथक्करण इसमें नहीं शामिल है, बाकी सभी शामिल हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है यानी इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो एक अध्यापक के रूप में या अध्यापिका के रूप में आप लोग कार्यभार जब संभालेंगे तब आप लोग एक सृजनात्मक बच्चे की जब पहचान करेंगे तो सबसे अच्छा और सटीक जो तरीका होगा वो कौन सा होना चाहिए। तो ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा सबसे सुटेबल होगा। तो यहाँ पे बच्चे का जो विस्तृत रूप है उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है तब उसको देखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ हुई थी ये बताना है।
तो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ हुआ था वो सन 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है CCE किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? CCE का तात्पर्य है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और ये जो प्रारंभ किया जाता है ये साल भर मानी वर्ष भर में प्रारंभ किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है? यानी कि कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक की कौन सी विशेषता इसमें शामिल है? चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़िए और कमेंट करके आंसर बताने का प्रयास करिए। तो बात करते हैं प्रतिभावना या प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि की। तो यहाँ पे इनकी बुद्धि लब्धि जो है 130 से अधिक होती है, और ऐसे बालक प्रतिभावान बालक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वे बालक अपने आप को कम प्रेरित अनुभव करते हैं और क्लास में यानी कक्षा में ऊबने लगते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट है, जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो इसे जो है जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? सारांशित आकलन के रूप में, या फिर नैदानिक आकलन, अंतरिम आकलन, या फिर रचनात्मक आकलन? तो इसको जो जाना जाता है वो सारांशित आकलन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध क्या है? तो प्रस्तावना जो प्रश्न संबंध है इसका संबंध है पूर्व ज्ञान से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, चलिए कमेंट करके बताइए आंसर कौन सा सही होगा। जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी कौन सी है? तो ये अंतराल मापनी सबसे सही और सर्वोत्तम मापनी होती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसे उत्पन्न जो है उसमें क्या उत्पन्न होती है? संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदत, मिथ्याभिमान, या फिर हीन की भावना? तो उसमें जो उत्पन्न होता है वो हीन की भावना होती है। जो भी अपने आप को कमज़ोर समझता है या दोष मुक्त समझता है बालक होता है वो अपने आप को क्या समझता है? हीनता की भावना अपने अंदर वो विकसित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे विशिष्ट बालकों की बात किया गया है या समावेशी के अंतर्गत सभी बालक शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, चाहे उसमें पिछड़े बालक हों, प्रतिभाशाली बालक हों, या फिर मंद बुद्धि के बालक हों। तो विशिष्ट बालकों में सभी बालक सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें बालक में अपराधी प्रवृत्ति के जो विकसित होने का मुख्य कारण है वो कौन सा है? परिवार का वातावरण होता है, अनुशासनहीनता होती है, पार्थिव का अभाव होता है, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होते हैं? तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपके उत्तर के रूप में, वो बालक के अपराधी प्रवृत्ति की विकास की बात करते हैं। तो उसका परिवार और वातावरण जैसा होगा वो उसी प्रकार से ढलेगा उसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला परिवार और वातावरण बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु जो शिक्षक को ध्यान देने वाली बात है वो कौन सी होनी चाहिए? अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए, यानी शिक्षक के यहाँ पे पहनावे की बात किया गया है। अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे जो ध्यान देना चाहिए यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दृष्टि दोष से युक्त बच्चों की जो आकृतियों का ज्ञान होना चाहिए वो किस प्रकार से ज्ञान होना चाहिए? तो यहाँ पे दृष्टि दोष की बात है कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए
उन बच्चों के लिए आकृतियों का ज्ञान होना चाहिए। तो किस प्रकार से होना चाहिए ये बताना है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दृष्टि दोष युक्त बालकों की। तो ब्रेन लिपि के द्वारा उनको शिक्षा दे देनी चाहिए, मतलब शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्शी द्वारा यानी स्पर्श के द्वारा उनको शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बाधित या फिर मंद बुद्धि। तो जन्मजात की बात किया गया है, तो यहाँ पे मंद बुद्धि जो होती है ये जन्मजात होती है, बाकी कोई भी जन्मजात नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? स्किनर हैं, पावलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं और कोहलर हैं। देखिए यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया गया है, इसी को हिंदी में आप लोग जो कहते हैं वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम भी कहते हैं, यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम भी कहते हैं। और ये सबको अब मालूम हो गया होगा। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, प्रतिपादन किया गया था? तो ये इवेन पावलोव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो कुत्ते पर किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांकेत अधिगम के अंतर्गत सीखना जो होता है वो क्या कहलाता है? मनोविज्ञान है, पारस्परिक अनुकूलन है, वातावरण है, मनोदैहिक है। तो अधिगम के अंतर्गत जो सीखा जाता है वो किस प्रकार से सीखा जाता है? तो मनोविज्ञान के द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, यानी कि एक नहीं बताया गया है इसमें से, बाकी सभी को बताया गया है, ये बताना है। तो इनके बुद्धि की बात करते हैं, तो इनके बुद्धि के प्रकारों की बात करते हैं। तो भाषाई बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है और शारीरिक गतिक बुद्धि है, संगीत बुद्धि है और साथ साथ अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। ये सभी इनके अंतर्गत हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सृजनात्मकता की बुद्धि की बात नहीं किया गया है इनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, एक को छोड़कर पूछा गया है। क्लियर? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके बाद हम लोग जो है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटना चक्र के क्वेश्चनों को देखेंगे। ये पुराना करंट अफेयर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आप लोग को स्टैटिक जीके के रूप में ये काम करेगा, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ध्यान से हमारे साथ रहना है। 5 से 7 मिनट में हम लोग इसको सभी प्रश्नों के इसके कवर कर लेंगे, तो इसलिए साथ में बने रहिए, सिर्फ सुनते चलिए और जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम बताते चलेंगे, आप लोग नोटबुक में बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, यूएनडीपी की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 है उसके अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? 2015 की बात किया गया है यहाँ पे। तो इसका स्थान जो रहा 2015 में वो 130वां स्थान रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए। और यूएनडीपी का पूरा नाम जो है वो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यहाँ दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि किस उपकरण में किस जो है यानी कि निम्नलिखित उपकरणों में जो रक्तचाप होता है उसको नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर या फिर सैलाइनोमीटर। नेक्स्ट है स्फेग्नोमीटर। तो चलिए बताइए आंसर कौन सा सही होगा इसका। तो रक्तचाप की बात किया गया है यानी ब्लड प्रेशर की, तो यहाँ पे स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा इसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। अच्छा, यहाँ पूरा नाम ही पूछा गया है, इसका पूरा विस्तृत रूप है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। देखिए कहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे, तो डी बिल्कुल सही, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतरवाल, जया छेत्री या फिर संतोष यादव। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 2 बार जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है उनका नाम है संतोष यादव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, इसमें कहा गया है कि वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद प्रवक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या बोली
संख्या में बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? तो वो तेलुगु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? तो इनका नाम है थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट इनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। इसमें है किस पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? निम्नलिखित में से एक को दिया गया है, बाकी को नहीं दिया गया है, उसी को छांटना है। तो यहाँ पे सुशील कुमार पहलवान को ही राजीव गांधी खेल रत्न 2009 में दिया गया था। 2009 में इनको मिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें जो है मारधार की फिल्मों के लिए जो सितारे को फिल्म में साधारण उपलब्धियों के लिए नवंबर 2016 में समर्थनार्थ अकेडमी ऑस्कर या पुरस्कार कह सकते हैं दिया गया था, उनका क्या नाम है? अनिल कपूर हैं, गाय राइडर हैं, फर्डिनेंड मार्कोस हैं या फिर जैकी चैन हैं? तो यहाँ पे जैकी चैन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसका प्रतीक क्या है? स्वतंत्रता का है, न्याय का है, समानता का है या फिर भाईचारे का है? चक्र का जो चिन्ह चक्र है उसका प्रतीक क्या है ये बताना है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। तो चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो इसमें चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक है। किसका? न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज जो है पट्टियाँ भी लगी हुई हैं। सबसे ऊपर जो है केसरिया है, बीच में सफ़ेद है, नीचे प्रतीक जो है वो हरा का चिन्ह है। क्लियर हो गया होगा। और उसमें जो 24 ये चक्र में जो तीलियों की संख्या है वो 24 तीलियाँ इसमें शामिल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय लेखिका को मई 2016 में उनकी पुस्तक कोडेक्स द लास्ट ट्रेजर ऑफ इंडस के लिए स्कॉलिस्ट एशियन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम है आदिति कृष्ण कुमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रसिद्ध अभियानकर्ता हैं जिन्होंने हाथ से मैला उठाने के विरुद्ध आंदोलन किया और उन्हें प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है बेजवाड़ा विल्सन। ऑप्शन नंबर बी बेजवाड़ा विल्सन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंध है? यानी कि किसको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी देशबंधु चित्तरंजन दास को जाना जाता है देशबंधु के नाम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको शॉर्टकट में एनजीटी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था इसको? तो इसकी स्थापना जो है 2010 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे रॉबर्ट पियरी ने जो है सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर अपना पहला कदम रखा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता या लेखक जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ पर स्थित है? 117 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो ISI है वो किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? तो ये ISI जो है ये संस्था जो है पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला IPS का नाम बताना है। प्रथम भारतीय महिला IPS कौन रही या कौन बनी थी?
तो यहाँ पे किरण बेदी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है। देखिए ये एक प्रकार से मुद्रा है और ये किस देश की मुद्रा है, ड्यूस मार्क ये बताना है। जैसे अपने यहाँ की मुद्रा रुपया है, वैसे ड्यूस मार्क जो है ये कहाँ की मुद्रा है, तो ये जर्मनी की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था। 121 बात करते हैं। 20 मई का समय था 1498 में वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका जो मानवाधिकार संरक्षण अपने भारत में लागू हुआ था वो सन था 1993 का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं। जयदेव हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं या फिर तुलसीदास हैं। गीत गोविंद की रचनाकार या रचयिता जो हैं वो आपके जयदेव साहब हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो आपका पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर को ही लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। एक और बात, अभी 8 जून 2022 को हमारी लेडीज़ सचिन के नाम से जानी जाती थी, मिताली राज, उन्होंने सभी प्रारूपों से क्रिकेट के संन्यास ले लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिए सी कह रहे हैं, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, SACC शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो ऑप्शन होगा पहला बिल्कुल, ये लाल टेनिस से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं। तो ये गर्मी में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। पहला बिल्कुल सही 1986 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, वाहनों को जो प्रस्थान करने या आगे बढ़ाने का संकेत देता है वो कौन सा है। लाल रंग है, माफ़ कीजिए लाल प्रकाश के रूप में यहाँ लिखा गया है, कलर भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो लाल प्रकाश है, नीला है, पीला है, हरा है। तो यदि वाहनों को आगे बढ़ाना या प्रस्थान करना है तो उसको हरी झंडी दिखानी होती है, हरी कलर में या हरी प्रकाश में के रूप में दिखाया जाता है तो वो आगे प्रस्थान करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हरा प्रकाश बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहा जाता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट कर चुके हैं। अगला पोर्शन आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग के ऑप्शन को हम बताएंगे, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, आंसर हमारे साथ मिलान कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 131 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए और इसके साथ मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें 32 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा 132 का, वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। जैसे एल को 14 लिखते हैं तो GOA को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे संख्याओं को जोड़ दिया गया है। यहाँ पे G का मान 7 यानी 7 नंबर पे है, 15 O 15 पे है और A 1 पे है, जोड़ लेंगे तो 29 आ जाएगा। इसको इस प्रकार से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 133 का जो भी ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही होगा। इसका अगला स्टेप कौन सा होगा, EJOB ऑप्शन में दिया गया है, यही सही हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अगला 32 नंबर का है, जैसे भोजन जो है रसोइयाँ में बनता है वैसे किताब कहाँ पे, मतलब जैसे भोजन जो बनाता है वो रसोइयाँ बनाता है तो किताब कहाँ पे मतलब किताब को कौन लिखता है या कौन छापता है, रचयिता, वैज्ञानिक, लेखक या निर्देशक। इस प्रकार से यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका। तो 134 में जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका लेखक सही हो जाएगा, किताब को लेखक लिखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 135 का है। इसमें भी आप लोग को खाली स्पेस है, यहाँ पे सटीकता के साथ आपको फिल करना है। मिलान करिएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है वो कौन सा है ये बताना है। चलिए फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पे एडवांस्ड लॉजिकल यूनिट इसका पूरा नाम है। एक मिनट गलत हो रहा है, यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होना चाहिए। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? डिजिटल सामग्री का उद्देश्य क्या होता है, चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन, जैसे कि छात्रों को क्रियाशील बनाना, छात्रों के पाठ के प्रति रुचि पैदा करना, यही डिजिटल सामग्री का उद्देश्य होए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 138 का क्वेश्चन नंबर है। इसमें कौन सा सर्च इंजन है? इंटरनेट है, नेटस्केप नेविगेटर है, या फिर मोजिला, या फिर गूगल है? तो यहाँ पे सर्च इंजन की बात किया गया है, तो सर्च इंजन जो है वो आपका गूगल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्कुट है, गूगल है, ऐसे भी 2 3 4 आपके सर्च इंजन के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, SMS का तात्पर्य क्या है? SMS जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है ये बताना है यहाँ पे। तो इसका पूरा नाम है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। SMS का पूरा नाम शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहली बार किसने जो है वेबसाइट का निर्माण किया है? तो यहाँ पे टिम बर्नर्स ली इनका पूरा इनका नाम है। इन्हीं के द्वारा ही प्रथम वेबसाइट का निर्माण किया गया था। टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला पोर्शन आपका जीवन कौशल और प्रबंधन से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चनों को भी हम लोग सभी 10 क्वेश्चन को फटाफट कवर कर लेते हैं और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखेंगे। संविधान कितने भागों में विभाजित है ये बताना है। यानी कि अगर इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाता कि संविधान में कितने भाग हैं तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही है कि संविधान में कितने भाग हैं। तो बताइए फटाफट कितने भाग हैं? तो संविधान में जो भागों की संख्या है वो 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो बच्चों को सीखने हेतु जो अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, वो किस रूप में बढ़ावा देना चाहिए? तो शिक्षक को जो बढ़ावा देना चाहिए एक विद्यार्थी को, वो कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि बालक और भी मोटिवेट हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड कौन सा? सकारात्मक दंड का उदाहरण कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन चारों हैं, जैसे मित्रों द्वारा उपहास करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना और बंद करना, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। मित्रों द्वारा जो उपहास होता है यही सकारात्मक दंड होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46 जो है वो किसके कल्याण से संबंधित अनुच्छेद है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, आर्थिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति होते हैं उन्हीं के कल्याण के लिए ये संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 41 और 46 ये संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि वह इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ है। तो यह सही उदाहरण है। किसका सही उदाहरण है? तो चलिए बताइए फटाफट। तो ये उसके आंतरिक अभिप्रेरणा की सही उदाहरण, यानी कि उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, जानने की लालसा है कि आगे क्या हुआ होगा। तो इस प्रकार से इसको केवल आंतरिक अभिप्रेरणा कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को गृहकार्य की जांच करनी चाहिए कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, या जब छात्र कहे।
तो ये शिक्षक का कार्य है कि उसके गृह कार्य की जो जांच करनी चाहिए वो नियमित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है। चलिए सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अभिप्रेरणा के सही क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रणोद होता है, उसके बाद आवश्यकता होती है, फिर लक्ष्य होता है, फिर व्यवहार, फिर लक्ष्य उपलब्धि, उसके बाद प्रणोद हार्स होता है। ये ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को जो प्रेरित करने का सही विधि है वो कौन सा होता है। दंड देकर प्रेरित कर सकते हैं, फटकारना या फटकार कर सकते हैं, प्रशंसा करके कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रशंसा करके छात्रों को सही विधि से प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार इसके अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें प्रजातांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत अधिकारों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, विकेंद्रीकरण पाया जाता है या फिर केंद्रीयकरण पाया जाता है या इन दोनों में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। प्रजातांत्रिक नेतृत्व की बात करते हैं तो इनके अधिकारों में विकेंद्रीकरण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे 150 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 150 क्वेश्चनों में अगर मैथ की पोर्शन को छोड़ देते हैं तो 130 क्वेश्चन का सॉल्वेशन हमने करा दिया है। आप लोग के कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं कमेंट करके अपनी राय और कितने नंबर बने हैं ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस से, तब तक के लिए धन्यवाद।